अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, आज बात हो रही है कोक की, जिसको हम सब क्या 94% दुनिया के जितने भी बंदे हैं जानते हैं। इट्स अ ब्रांड जो टेक्नोलॉजी के अलावा ना, यानी अमेज़ॉन के, गूगल के, फेसबुक के अलावा सबसे रिकगनाइज्ड, सबसे कीमती ब्रांड है जो नॉन डिजिटल है। कोक जब शुरू हुआ था तो 5 सेंट्स, यानी अब 5 सेंट्स की उस वक्त पता नहीं क्या वैल्यू थी, उतने का बिका करता था। एवरेज उस साल जब ये निकला था 9 बिकती थी बोतलें हर रोज़, उस साल की जो एवरेज थी। बोतल में नहीं आया था उस वक्त, वो फाउंटेन में लोग जिस तरह आजकल रेडियो में दे रहे हैं उस तरह दिया जाता था। बाद में इस बंदे के जहन में बात आई कि यार इसकी ना बोतल में पैकेजिंग डाल के देते हैं, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज कोक की ये बात आ गई है कि 1.9 बिलियन सर्विंग्स, बोतलें कह लो, ग्लास कह लो, हर रोज़ इसके बिकते हैं। यानी दुनिया में हर चौथा बंदा कुछ ना कुछ खरीद रहा है। अब आप कहोगे हर चौथा बंदा, मैं तो नहीं जानता कोक पी रहा हो। भाईजान यहाँ तो उनका कमाल है, वो सिर्फ कोक नहीं बेचते। दुनिया के 5 जो सबसे बड़े ब्रांड हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनके हैं, जिसमें कोक शामिल है, डाइट कोक शामिल है, फैंटा वगैरह वगैरह। इनकी अगर वैरायटीज़ ले लो तो 5000 प्लस वैरायटीज़ बनती हैं। जिस तरह फैंटा यानी कोक लाइट हो गया, कोक ज़ीरो हो गया, फैंटा ऑरेंज हो गया, तो फैंटा फिर एप्पल भी हो गया, फैंटा फलाना भी हो गया, टींगा भी हो गया। इनके पास कार्बोनेटेड वो वाला होता है जिसमें गैस होती है, वो वाले ड्रिंक्स तो हैं, लेकिन इसके बरक्स इनके पास पानी भी है। और एक कंपनी नहीं है, कई ढेरों सारी कंपनीज इनके पास है। रानी ले लो। अब दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। हम उनकी ना मार्केटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। इनसे क्या हम सबक सीख सकते हैं। रानी नहीं है जो हालिया में इन द पास 5-10 ईयर्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है। उसमें क्या होता है, आप जो भी खोलते हो, ऑरेंज वाला खोलते हो, पीच वाला खोलते हो, उसमें आपको उनके जो टुकड़े हैं वो महसूस होते हैं कि भाई इन्होंने असली फ्रूट उसमें डाला हुआ है। वो सऊदी अरेबिया का ब्रांड है, सऊदी अरेबिया में उसने ओरिजिनेट किया, सऊदी अरेबिया में वो फला फूला। कोक ने जाके 50% उसका हिस्सा ले लिया इस प्रॉमिस पे कि हम पूरी दुनिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले यूके में जाया करता था, लेकिन क्या होता था, कोई प्राइवेट बंदा था, 1-2 कंटेनर लिए वहाँ पे अपनी देसी दुकानों में बांट दिया। अब वो मैस ग्लोबली ब्रांड कैसे बने, कोक के हाथ लगे। कोक 50% उसको ओन करता है। इसी तरह कोक का ढेरों सा पोर्टफोलियो है 500 प्लस ड्रिंक्स का, जिसमें जूसेस भी हैं, पानी भी है, दूसरा तीसरा। ये किताब जिसकी से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ये मैंने ना 10-15 साल पहले पढ़ी थी, द पावर ऑफ ब्रांड्स। यहाँ पे पेप्सी और कोक का आपस में मुकाबला दिया जा रहा था। और क्या होता है, कोक ने सिर्फ और सिर्फ अगर हाथ डाला है तो ड्रिंक्स में डाला है, पानी में डाला है, ठीक है, मशरूबात में डाला है। जबकि पेप्सी के स्टेडियम्स भी हैं, सिनेमास भी हैं, इनके क्रिस्प्स भी हैं, ये ले सारा इन्हीं का है, सीरियल्स भी इनके हैं, अपना चॉकलेट्स भी इनके हैं, बिस्किट्स भी इनके हैं। यानी इनके पास ढेरों सी बड़ी सी एक कॉन्ग्लोमरेट है, लेकिन फोकस हमेशा कोक का ड्रिंक्स पे रहा है। इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी, हर साल बढ़ती ही जाती है। इनकी मार्केटिंग अब भी 4 बिलियन ये खर्चते हैं, यानी कि 10% अपना जो बजट है हर साल ये खर्चते हैं मार्केटिंग पे। अब जब 94% दुनिया के लोग इसको वैसे ही जानते हैं, इसको रिकगनाइज करते हैं, इसका सुर्ख और वाइट जो एम्बलम है, लोगो है, इसका जो स्टाइल है, दीवार पे भी लगा दो ये 2 रंग, तो बंदा यही कहेगा यार कोक है। फिर ज़रूरत क्या पड़ी इनको पैसे लगाने की। सबक यहाँ पे हमें ये मिलता है कि कभी भी आप अपने आप को बहुत बड़ा ना समझो। ये ना समझो कि यार मैं चोटी में पहुँच गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। ना जी, आपके हमेशा कोई ना कोई पीछे होता है जो आपको पीछे छोड़ जाता है, ठीक है। नोकिया को देख लो, दुनिया के एक ज़माने में सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन होती थी, आज तो उसको पूछता भी नहीं है। कोक के पीछे पेप्सी बैठा हुआ है, पेप्सी के पीछे रेड बुल बैठा हुआ है, ठीक है। रेड बुल की किसी और वक्त हम बताएंगे, शायद मैंने एक वीडियो में भी उसका जिक्र किया, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है। अगर कोक अल्ट्रा फोकस्ड है ड्रिंक्स पे, तो रेड बुल एक ड्रिंक पे ही अल्ट्रा फोकस्ड है, ठीक है। और उनकी वो लैदा, उनकी भी माशाल्लाह ढेरों सी सेल होती है, जबकि पेप्सी हर जगह भटक रहा है। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखो तो कोक से बहुत ज़्यादा कम है। सो सीखा क्या, बेशक हम बड़े हो गए हैं, मार्केटिंग डॉलर हमने फिर भी फेंकने हैं। अब इनकी मार्केटिंग ले लो, बहुत सारी इनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये आपको पुरानापन दिखाते हैं कि यार बचपन में आप पीते थे ना, ठीक। फिर दूसरी ये क्या करते हैं, ये अपना हर वक्त ये नहीं कभी कहते कि यार कोक खरीद लो, कहते हैं हैप्पीनेस। इनके लफ्ज़ में हैप्पीनेस, शेयरिंग, ये बहुत ज़्यादा सीजनल यानी हॉलीडेज़ को बहुत जिक्र किया जाता है। यहाँ पे ईद पे ये ज़्यादा पैसा खर्चेंगे, और अगर फॉरेन में होंगे तो क्रिसमस वगैरह पे ज़्यादा पैसा खर्चेंगे। वहाँ तो बाकायदा ट्रक और सेंटा क्लॉज भी कहा जाता है कि इन्होंने ही ईजाद किया। सेंटा क्लॉज जो असली वाला था ना, वो पता नहीं नीले कपड़े पहनता था, इन्होंने सेंटा क्लॉज भी बना दिया सुर्ख और सफ़ेद कलर डाल के, ठीक है, जिसको आज कल सेंटा क्लॉज बोला जाता है, इन्हीं की ईजाद है। तो क्या होता है,
के हैप्पीनेस शेयरिंग वगैरह। इनकी आपने स्ट्रेटजी देखी होगी, चंद साल पहले पाकिस्तान में और इंडिया में चली थी कि जी भाई एक मॉल में जाते हो, वहाँ पे एक काउंटर सा या फ्रिज सी एक स्क्रीन सी लगी होती है। इंडिया में एक बंदा कोक पी रहा है, आप यानी आपस में सलाम अलैकुम करते हो, नमस्ते वगैरह करते हो और कोक मिलता है, दोनों यक बैक वक्त खोल के पीते हो। यानी इनकी सारी स्ट्रेटजी है कि आप जो कोक है अकेले नहीं पी सकते, हमेशा इट हैज़ टू बी शेयर्ड विद समबडी। और कोक आप अपने लिए नहीं ले रहे, किसी के लिए ले रहे हो। फिर इन्होंने सिंगापुर में, दूसरी कंट्रीज में भी वो ट्राई किया कि कोक का कैन होता है, उसको ऐसे टेढ़ा करो तो 2 छोटे छोटे कैन बन जाते हैं। अगेन फैला क्या रहे हैं, शेयरिंग यानी बांटना। इनकी सबसे जो फेमस रिसेंटली हालिया में कामयाब जो स्ट्रेटजी रही है दैट हैज बीन द डी लेबल वाली। अब डी लेबलिंग क्या होता है या डी ब्रांडिंग क्या होता है, आप एज अ एंटरप्रेन्योर कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि यार मैं अपने प्रोडक्ट से अपना लेबल उखाड़ दूं, मैं अपना नाम ही मिटा दूं, लेकिन इनमें ये जरूरत थी इनमें। ठीक है, किया इन्होंने क्या, पहले ये प्रिंट मीडिया में हुआ करते थे, मैगजीन्स होगी, अखबारें होगी, बिलबोर्ड हो गए, टीवी हो गया। अब जब ये सोशल मीडिया पे आए हैं तो इनके दिमाग माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, करते रहते हैं, अंगले तो ये करते रहते हैं, हर वक्त ये स्ट्रेटजीज अपनाते रहते हैं, इनको डर नहीं है इफ़ दे फेल। इनके 4-5 ड्रिंक्स फेल भी हुए बट दे डोंट केयर। ओके, ऑस्ट्रेलिया में ये गए, वहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 20-22 मिलियन है। वहाँ पे इन्होंने 150 यानी 150 ऐसे नाम जो बहुत आम है, जो 42% मार्केट को यानी लगता था वो नाम, वो लिए और हर बोतल पे बजाय के कोक लिखने के उनके नाम लिख दिए। यार वो उन्होंने नाम छोड़िए, मॉम डैड मेट भी लिख दिया। वहाँ पे मेट चलता है ना, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट मुझे नहीं ज़हन में आ रहा, गुड डे मेट, ठीक है, तो वो कर दिया। और जैसे ही उसको वहाँ पे लॉन्च किया, उस सीज़न में उन्होंने 200 मिलियन से ज़ाहिद बोतलें बेची। सो दैट मीन्स हर बंदे के लिए 10 बोतलें कोक की बिकी वहाँ पे। इनको पता चल गया कि यार ये तो चीज़ चलती है। फिर वही स्ट्रेटजी उन्होंने 70 मुल्कों में दोहराई। 2 सबक है यहाँ पे, डी ब्रांडिंग, हौसला था इनमें। और टेस्टिंग कहाँ करनी है, छोटी सी लेवल पे करनी है, एक जगह पे टेस्टिंग करनी है, मुख्तसर सी करनी है, सारा पैसा एक जगह नहीं लगा देना। वहाँ पे फेल होती, ये कैंपेन हमें देखने को कभी ना मिलती। पाकिस्तान में भी आई थी, आप जाके एक कोक ले सकते हो, उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। जब इन्होंने 70 मुल्कों में की तो 17,000 नाम बीच में डालने पड़े एंड दे रीच्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड। अब मज़े की रिजल्ट क्या बताऊँ आपको, हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया अपने नाम का कोक लेके अपनी सोशल मीडिया पे इनका प्रमोशन कर रही थी, मुफ्त का इश्तिहार दे रही थी इनको, हैशटैग्स शेयर कोक आ रहा था। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ क्या, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो अमूमन पैसे मांगते हैं, विदाउट रुपया मांगे, बगैर उनको रुपया दिए हुए, ये लेके अपनी सोशल मीडिया पे अपने मिलियंस वाले चैनल्स पे, टेंस ऑफ मिलियंस वाले चैनल पे दिखा रहे थे, ये देखो मेरे नाम की कोक। कुछ कंट्रीज़ में इन्होंने एक्चुअली लिखने भी दिए, यानी आप खुद ऑर्डर कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे जाके लिखते हो और वो वही कोक आपको डिलीवर हो जाती है। कहना ये था कि लुक एट दैट स्ट्रैटेजी। यहाँ से आपने क्या सीखना है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप करने जाओगे उस पर आपके फिक्स्ड पैसे लगेंगे, बिलबोर्ड लोगे 30,000 का होगा, 1.5 लाख का होगा, हस्बे इलाका हस्बे साइज़ उसकी कीमत आप दोगे। लेकिन गुरिल्ला मार्केटिंग यानी ऊट पटांग मार्केटिंग, जिसे पब्लिसिटी स्टंट भी कभी कभार कहा जाता है, वो करना एक क्या कहते हैं इस दौर में मार्केटिंग वाले का एक यानी हिस्सा बन गया, ज़रूरी बन गया, फ़र्ज़ बन गया। यू मस्ट डू इट। इससे आपकी बहुत ज़्यादा यानी मुफ्त की आपको मार्केटिंग मिलती है, एक्सपोजर मिलता है। आखिर में इनसे हम क्या सीखते हैं, कोक स्टूडियो। अब मैं गाने बजाने वाला बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन यार सीखना तो हमने है इनसे, जिसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जिसने पहला कदम उठा लिया उसको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, किसी बाज़ार में आप एक नई चीज़ पहले इंट्रोड्यूस करोगे, अगर आपके साथ मार्केटिंग तग रही है, आप वहाँ पे आप में दम है कि मैं 1-2 साल रह सकता हूँ ताकि ये चीज़ आम हो जाए, तो आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे, आप हमेशा टॉप पे रहोगे। ओके, तो एप्पल को देख लो, स्मार्टफोन में फर्स्ट मूवर एडवांटेज, टेस्ला को ये गाड़ी इनकी इलेक्ट्रिक देख लो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इन्होंने क्या किया, कोक स्टूडियो स्टार्ट किया। इसके बाद तो भाई पेप्सी ने भी वो ब्रांड की कोई चीज़ की थी, नेस्कैफ़े ने अंडरग्राउंड वो पता नहीं वो स्टार्ट बेसमेंट शुरू किया हुआ है। मैंने सुना वो स्टेप्सल्स हैं, उन्होंने भी कुछ अपना खाता शुरू किया हुआ है ऐसा। सो दीज थिंग्स ये मार्केटिंग के लिए, लेकिन वही खुद ही खर्चा पूरा कर देती है इनकी मार्केटिंग। मैं नहीं समझता कि उन म्यूजिशियंस के बिल्स जो हैं वो कोक अपनी जेब से दे रहा होगा। वही जो सिलसिला है उनका, वही उस पर जो एड्स चलते हैं, उनके जो यूट्यूब पे एड्स चलते हैं, उनके जो टीवी पे इश्तिहार चलते हैं, दे विल बी पेइंग फॉर द फीस ऑफ दोज आर्टिस्ट। और वहाँ वो बड़े बड़े नाम लेके आ सकते हैं, फ्रॉम 2, 3, 4 कंट्रीज़ कोलैबोरेशन बनाते हैं, वहाँ खुली खुश होती जाती है। सिंपल आइडियाज़।
बोतल पे नाम चेंज करना, और ब्रांडिंग इन्होंने हमेशा एक बात है कि सुर्ख और वाइट रखी है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कंसिस्टेंसी, सब्र करो, आपकी चीज़ इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चल जाएगी, और अपनी जो क्वालिटी है वो कभी गिरने ना देना। सबक के बाद सबक है इसमें। मैंने फेरिस्त इसलिए नहीं बनाई बिकॉज़ वो फिर उसमें मज़ा ना रहता। ठीक है, अल्लाह आपको भी इतना बड़ा करे कि आपके भी ब्रांड्स कल कोक जितने हों, स्टॉक मार्केट्स पे पूरी दुनिया के बिकते हों, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। कभी वक्त हुआ तो आई विल प्रॉब्ली शेयर गलतियाँ इस कंपनी ने क्या की हैं, फ्रॉम द बॉटलिंग टू द, वो गलतियाँ तो नहीं कहेंगी, इनमें ज़रूरत थी, इन्होंने इनकी बोतल जो है ना ये लोग खुद नहीं बनाते, वो किसी और का ठेका है, मानो कि शुरू से कॉन्ट्रैक्ट मालिक ने किसी और को दे दिया था। ठीक है, बट वो लंबी कहानी है और उसमें भी बड़े बड़े सबक हैं। और आखिर में यही कहूँगा, अगर आपको मेरी कहानी नहीं पता कि मैं डॉलर मिलियनेयर कैसे बना था 21 साल की उम्र में, तो मेरी कहानी के जो डिटेल्स हैं वो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन फेसबुक या यूट्यूब। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं आज़ाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश